हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों पता है आपको कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बाय इंजमाम सर, यानी कि स्वयं मेरे द्वारा। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ा था बेटा। हमने देखा था कि जिस तरीके से आज हम प्रिंट से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसका अपना एक इतिहास है। किस तरीके से प्रिंट कल्चर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हुआ, इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है, और किस तरीके से प्रिंट का क्या इंपैक्ट हुआ हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी में और एक सोसाइटी के ऊपर। किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही शानदार ड्रामेटिक वो चेंज लेके आया। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया बेटा कि प्रिंट कहां पे डेवलप हुआ था। बेटा चाइना में हुआ था, ये हम कह सकते हैं प्रॉपर्ली ईस्ट एशिया में। कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चाइना से बेटा। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है कि बेटा कहां पहुंची, जापान में पहुंची। और जापान में से कौन लेके गया था बेटा, बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए थे। बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते हैं बेटा, वो इस टेक्नोलॉजी को जापान लेके गए थे। और जापान में सबसे पहले जो किताब प्रिंट की गई वो की गई बेटा द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। उसके बाद हमने देखा कि जापान में किस तरीके से कितागावो उतामारो ने उकियो आर्ट को डेवलप किया था, जिसमें डेली ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंसेस को इमेज का रूप दिया जाता था और प्रिंट के अंदर उसे छापा जाता था। उसके बाद हमने देखा कि प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचा बेटा। तो प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचा, पेपर तो जो है बेटा वो सिल्क रूट के जरिए पहुंचा था। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी बेटा वो कैसे पहुंची थी बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है पहुंची थी बेटा किसके रास्ते से, मार्को पोलो से लेके आए थे। मार्को पोलो जो कि इटली के निवासी थे, उन्होंने काफी साल चाइना में गुजारे और चाइना में उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज ली और उसे इटली में अप्लाई किया। और इटली के साथ साथ वो पूरे यूरोप में फैल गई। और उसके बाद एक तरीके से प्रिंट के अंदर बहुत तेजी आई। लेकिन हाँ, यूरोप के अंदर जो प्रिंट कल्चर आया बेटा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए, तो डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही थी बेटा कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उस डिमांड को पूरा सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो यहां जरूरत थी प्रिंट के अंदर एक बेटा बहुत ही शानदार रिवोल्यूशन की, एक इन्वेंशन की। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये आपको पता है। तो फिर ये इन्वेंशन दिया था हमारे किसने, जोहान गुटेनबर्ग ने। और जोहान गुटेनबर्ग ने एक बहुत ही शानदार प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया बेटा, इनोवेशन किया, या हम कह सकते हैं इन्वेंशन किया। तो आज हमें वहीं से स्टार्ट करना है कि जोहान गुटेनबर्ग ने कौन सी प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मेशन किया। चलिए बेटा देखिए, गुटेनबर्ग कौन थे। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि गुटेनबर्ग आखिर कौन थे बेटा, ठीक है। चलिए गुटेनबर्ग कौन थे बेटा, देखते हैं। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ ए मर्चेंट। बेटा ये कौन थे बेटा, एक मर्चेंट के बेटे थे बेटा। और एक बड़े से एग्रीकल्चर स्टेट में क्या हुआ था बेटा, इनका बचपन गुजरा था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। अपने बचपन से ही क्या कर रहे थे बेटा ये, इन्होंने ऑलिव ऑयल को कैसे प्रेस करके ऑलिव ऑयल निकाला जाता है या वाइन कैसे बनाई जाती है बेटा, फ्रूट्स को प्रेस करके बचपन इनका उनको देखते हुए बड़े हुए थे ये। यानी कि ऑलिव ऑयल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वाइन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है बेटा, पुराने फ्रूट्स को प्रेस करके, उस फॉर्मेशन को देखते हुए क्या हुआ था बेटा, इनका बचपन आगे निकला था। समय के साथ साथ क्या हुआ बेटा, इन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करने के आर्ट में भी महारत हासिल कर ली थी बेटा। और बहुत ही शानदार गोल्ड स्मिथ बन गए थे बेटा। गोल्ड स्मिथ होते हैं बेटा जो सुनार होते हैं ना, जो ज्वेलरी का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे सुनार कहते हैं, या सर्राफ कहते हैं, या ज्वेलर्स कहते हैं। तो एक बहुत ही शानदार गोल्ड स्मिथ बन गए थे बेटा, जो ज्वेलरी के काम से क्या थे बेटा, बहुत ही शानदार क्वालिफाइड थे। और धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, इन्होंने मोल्ड्स बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। मोल्ड्स क्या होते हैं बेटा, किसी भी तरीके के ढांचे बनाने में इन्होंने महारत हासिल कर ली थी, है ना। ढांचे बनाते हैं बेटा, एक तरह से इमेजिन करो अल्फाबेट्स के ढांचे बनाने में इन्होंने क्या कर ली होगी बेटा, महारत हासिल कर ली होगी। तो ये सारी के सारी क्या थी बेटा, इनके पास नॉलेज थी। अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या हुआ बेटा, गुटेनबर्ग ने जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी वाइन को प्रेस करके बनाने की और ऑलिव को प्रेस करने की बनाने की, इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ और अपने सारे ज्ञान के साथ गुटेनबर्ग ने क्या किया बेटा, एक शानदार इनोवेशन को जन्म दिया। क्या दिया बेटा, एक शानदार इनोवेशन को जन्म दिया। सर क्या था वो इनोवेशन, देखिए। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। ऑलिव प्रेस यानी कि ऑलिव ऑयल जो बनाया जाता था बेटा, उस मशीन को ही उन्होंने एक आइडिया लिया बेटा प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और मोल्ड्स जो थे बेटा वह उन्होंने इस्तेमाल किए बेटा अल्फाबेट्स बनाने में। मोल्ड्स मैंने बताया था ना बेटा, सांचे बनाने में बहुत ही उस्ताद थे इन्होंने बेटा। तो इन्होंने इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स के क्या बनाए बेटा, मोल्ड्स बनाए। और 1448 तक गुटेनबर्ग बेटा इस सिस्टम में परफेक्ट हो गए। और जो सबसे पहली किताब इन्होंने प्रिंट करी बेटा, वो कौन सी किताब प्रिंट करी बेटा, बाइबल प्रिंट करी। याद करना बेटा, अपनी सारी जानकारी का इस्तेमाल करके इन्होंने से प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया। और इन्होंने क्या किया बेटा, 26 अल्फाबेट्स के मोल्ड्स बनाए, यानी कि ढांचे बनाए बेटा। और उसके तहत इन्होंने क्या किया बेटा, 1448 तक इस सिस्टम को परफेक्ट कर लिया। और जो पहली किताब इन्होंने जो प्रिंट करी बेटा, वो कौन सी किताब थी, बाइबल थी। और याद रखना बेटा, लगभग 180 कॉपीज प्रिंट की गई बेटा इसकी, और 3 साल लगे 180 कॉपीज प्रिंट होने में। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा समय था, लेकिन 15वीं सेंचुरी के अंदर बेटा 180 कॉपीज प्रिंट होना बाइबल के 3 साल में, वो बहुत तेज मानी जाती थी। ये हम बात कर रहे हैं 15वीं सेंचुरी के हिसाब से, ना कि अभी, है ना, 21वीं सदी के हिसाब से हम मान रहे हैं।
तो बाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन, तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही तेज प्रोडक्शन माना जाता था। तो सर कैसी दिखती थी ये मशीन? तो ये मशीन मैं आपको बताता हूं बेटा, कुछ इस तरीके की मशीन थी। देखा बेटा, आप देखने की कोशिश कीजिए बेटा ये पूरी मशीन है बेटा। इसमें क्या होता था, यहां पे एक हैंडल रहता था बेटा। इस हैंडल को जब आप प्रेस करोगे तो ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू नीचे आएगा और यहां पे दबाव बनाएगा, और ये जो जगह होती थी बेटा, इसे कहते थे प्लेटन। अगर इमेज सही से नहीं दिख रही है तो मैं लिख के बता देता हूं। ये था बेटा प्लेटन, ये था बेटा हैंडल, और ये था बेटा स्क्रू। ठीक है, स्क्रू। जैसे आप इस हैंडल को खींचोगे तो स्क्रू नीचे जाएगा, इस प्लेटन के ऊपर रखे हुए ये प्लेटन जो है इस बेस के ऊपर क्या होगा बेटा, प्रेस करेगा। तो यहां पे क्या करते थे बेटा गुटेनबर्ग ने जो 26 अल्फाबेट्स बनाए थे वो मूवेबल फॉर्मेट में बनाए थे। जैसे मान के चलो मेरा नाम अगर पेपर में प्रिंट करना है तो वह इंजमाम अल्फाबेट सेट कर देंगे, उसके ऊपर इंक लगा देंगे, और जैसे ये हैंडल को घुमाएंगे, पेपर को यहां पे रखेंगे, वो सारे के सारे अल्फाबेट इसके ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा, प्रिंट हो जाएंगे। तो अब आप बोलोगे सर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और इसमें क्या अंतर है? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में तो बेटा हर एक अल्फाबेट के आपको अलग से वुड ब्लॉक बनाने पड़ते थे। जैसे इंजमाम लिखना है तो इंजमाम के वुड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, और वो मूवेबल नहीं होंगे। एक तरह समझ लो बेटा कितने सारे वुड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें 26 अल्फाबेट्स बना दिए गए जिन्हें मूव किया जा सकता है, जिसमें एक पैराग्राफ या एक स्टेटमेंट भी क्या किए जा सकते थे बेटा, प्रिंट किए जा सकते थे। तो मूवेबल बनाए थे बेटा, ये बात ध्यान रखना। और यहां पे अल्फाबेट जैसे रहते थे उनके ऊपर इंक लग जाती थी, यहां पेपर रहता था, जैसे हैंडल खींचोगे स्क्रू नीचे आएगा, वो सारे के सारे अल्फाबेट क्या हो जाते थे बेटा, उस पेपर के ऊपर छप जाते थे। और इस मशीन के जरिए 250 शीट्स पर आवर प्रिंट करी जा सकती थी। कितनी शीट्स बेटा? 250 शीट्स पर आवर प्रिंट करी जा सकती, ओनली सिंगल साइड, क्योंकि पेपर की क्वालिटी क्या थी बेटा, खराब थी, इसलिए एक ही साइड पे प्रिंट किया जाता था ताकि दूसरी तरफ इंक ज्यादा ना फैल जाए। तो ये था बेटा प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट, जो किसने डेवलप किया था बेटा, गुटेनबर्ग ने डेवलप किया था। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी आई, इसने हाथों से लिखने की कला को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया था बेटा। एक तरीके से समझो बेटा कि जो प्रिंट करी जाती थी बुक्स प्रिंटिंग प्रेस के जरिए, ये एक तरीके से ऐसी देखने में लगती थी कि बेटा वो हाथों से लिखी गई है, क्योंकि मोल्ड्स इतने शानदार तरीके से बनाए थे बेटा गुटेनबर्ग ने कि उनको देखने में ऐसा लगता था कि किताबें प्रिंट नहीं की गई है, बल्कि क्या की गई है बेटा, हाथों से लिखी गई है, इतनी शानदार तरीके से। द मेटल लेटर्स इमिटेट द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स, वो मैंने आपको बता दिया। जो बॉर्डर्स हुआ करती थी बेटा पेजेस की, उसे सजाया जाता था हाथों से। किससे सजाया जाता बेटा? हाथों से सजाया जाता था। और जो अमीरों के लिए किताबें प्रिंट करी जा रही थी बेटा, उसमें कुछ स्पेस छोड़ी जाती थी ताकि वहां पे अमीर आदमी अपने हिसाब से क्या करवा सके बेटा, डेकोरेशन को सेट करवा सके। Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustrations। कहने का मतलब यह है बेटा कि हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी वो सिर्फ मैटर छाप देती थी, लेकिन उसके बॉर्डर को शानदार तरीके से हाथों से बनाया जाता था। और अमीर आदमियों के लिए जो किताबें प्रिंट हो रही थी उसमें कुछ चीजों को या कुछ जगहों को खाली छोड़ा जाता था, ताकि वहां पे अमीर आदमी अपने हिसाब से कोई भी इमेज क्या करवा सके बेटा, बनवा सके या छपवा सके, या हैंड स्क्राइब्स के जरिए क्या करवा सके बेटा, बनवा सके। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से क्या हुआ, गुटेनबर्ग ने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया बेटा। और फिर क्या हुआ, इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। और 1450 से लेकर 1550 तक पूरे यूरोप में काफी सारी प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप होने लग गई बेटा। जो जर्मनी के प्रिंटर्स थे वो अदर कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे थे बेटा, और जगह जगह जाके नई नई प्रेसेस को सेटअप करते जा रहे थे बेटा। जैसे जैसे नई नई जगहों में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप होती गई, बुक का प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। और कितना बड़ा बेटा, देखिए 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ तक 20 मिलियन कॉपीज मार्केट में सेल हुई बेटा। पूरी तरीके से यूरोप के मार्केट में बाढ़ आ गई बेटा। और 16वीं सेंचुरी तक आते आते लगभग 200 मिलियन कॉपीज का प्रोडक्शन किया गया और यह मार्केट में सेल हुई। यानी कि एक तरीके से जो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया, उसने क्या हुआ बेटा, जो बुक प्रोडक्शन था उसको बहुत ही तगड़ा बूम दे दिया था। एक तरीके से प्रिंट कल्चर के अंदर वो रिवॉल्यूशन लेके आ गया था। और अब वो समय आ गया था जब जो टेक्नोलॉजी है वो हैंड प्रिंटिंग से कहां पे शिफ्ट हो रही थी बेटा, मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो रही थी। पहले हाथों से लिखा जा रहा था, हाथों से छापा जा रहा था, अब क्या हो गया बेटा, मशीन के जरिए प्रिंट किया जा रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंट रिवॉल्यूशन। यानी कि गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया वो प्रिंट के अंदर क्या लेके आ गया बेटा, एक रिवॉल्यूशन लेके आ गया, एक बदलाव लेके आ गया, बहुत ही शानदार बदलाव लेके आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा आपको? हाँ या ना? ठीक है, पढ़ो बेटा इसको, फिर इससे आगे चलते हैं अपन कि अब आगे किस तरीके से प्रिंट रिवॉल्यूशन आएगा। आगे देखिए बेटा, ये तो मैंने समझा दिया बेटा आपको, ठीक है। अब आगे देखिए द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट्स। अब क्या हुआ बेटा, प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, जाहिर सी बात है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन। सिर्फ ये किताबों का डेवलपमेंट नहीं था बेटा, किताबों का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ बेटा, हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी बदली, सोसाइटी को देखने का नजरिया बदला बेटा, लोगों के पास नॉलेज आई, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई,
लोगों को इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज के बारे में लोगों का नजरिया बदला बेटा। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस, हर एक आदमी का अपना नजरिया था चीजों को देखने का, और हर एक आदमी अब नई नई चीजों को अलग अलग तरीके से देख रहा था। तो ये किस तरीके से बदलाव जो है यूरोप कंट्री के यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आया या यूरोप के अलग अलग देशों में आया, वो अब हमें क्या करना है बेटा, आगे समझना है। तो देखिए बेटा, न्यू रीडिंग पब्लिक। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप होने लगी पूरे ऑल ओवर यूरोप में, एक नई रीडिंग पब्लिक का एमर्ज होने लगा। अब मैंने क्या बताया था, प्रिंटिंग प्रेस जगह जगह पे सेटअप होने लगी, तो प्रिंटिंग प्रेस जगह जगह पे सेटअप होगी तो जाहिर सी बात है किताबों की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेजी से प्रोडक्शन कर रही थी, तो टाइम और लेबर भी उसमें क्या लग रहा था बेटा, कम लग रहा था। तो कम समय में आसानी से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा पा रहा था बेटा, किसका, किताबों का। तो इससे क्या हुआ बेटा, बुक्स जो है मार्केट में, बुक्स की एक तरह से फ्लड आ गई, यानी कि मार्केट में किताबें किताबें छप गई बेटा, और एक लोग, बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का मौका मिला। तो इससे क्या हुआ बेटा, एक नया कल्चर शुरू हुआ, किसका, रीडिंग का, एक नई रीडिंग पब्लिक का। अब देखिए बेटा, पहले जब प्रिंट कल्चर नहीं आया था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तो जो पहले पढ़ना जो था वो सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही पढ़ा करते थे, यानी कि जो अमीर कैटेगरी क्लास के जो लोग होते हैं ना, रिचर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, सिर्फ वही पढ़ा करते थे। और जो कॉमन पीपल थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, वो ओरल कल्चर में जी रहे थे। ओरल कल्चर का मतलब है कि पढ़ा लिखा आदमी उनको बोल के सुनाया करता था। दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट रीड आउट, बैलेट्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड, यानी कि उनको कहानियां सुनाई जाती थी, हिस्टोरिकल कहानियां उनको सुनाई जाती थी। जो नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी बेटा, वो ओरली ट्रांसफर हो रही थी। याद रखना बेटा, किसी भी कंट्री की जो माइनॉरिटी होगी पॉपुलेशन, वो पढ़ी लिखी होगी, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट देखने को मिलेगी। और वैसा ही यूरोप के अंदर भी था। तो जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, वहां पे ओरल कल्चर चल रहा था, यानी कि पढ़े लिखे लोग उनको बोल के सुना रहे थे हिस्टोरिकल फोक टेल्स के बारे में। ठीक है, पीपल जो थे बेटा, लोग इकट्ठे होकर क्या करते थे बेटा, स्टोरी को सुना करते थे या परफॉर्मेंस को देखा करते थे, जैसा कि हमने चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ेंगे, मतलब इसमें तो अपन पढ़ते नहीं है। तो देखिए बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों था बेटा, क्योंकि जब प्रिंट रिवॉल्यूशन नहीं आया था तो उससे पहले किताबें क्या थी बेटा, महंगी थी, और वो जो है प्रोड्यूस करी जा रही थी कुछ चुनिंदा नंबर में ही। लेकिन अब क्या हो गया था, प्रिंट रिवॉल्यूशन आ गया था, पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई थी, तो बुक्स जो थी बेटा वो वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते थे बेटा। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, यानी कि पहले जो थे बेटा सिर्फ पब्लिक हियर करती थी, लेकिन अब रीडिंग पब्लिक आ गई थी। कैसे बेटा, देखिए कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले किताबें सिर्फ सीमित लोगों के पास ही पहुंचती थी, क्योंकि लिटरेसी रेट भी कम थी बेटा, और महंगी भी हुआ करती थी किताबें। लेकिन अब क्या हो गया था बेटा, अब किताबें जो है जगह जगह पे सेटअप होने लग गई थी, प्रिंटिंग प्रेस सेटअप होने लग गई थी, तो क्या हो रहा था बेटा, किताबों की रेटें गिर गई थी, तो एक नई सोसाइटी तक पहुंच रही थी। तो जो ओरल कल्चर था वो रीडिंग कल्चर में कन्वर्ट हो रहा था। कैसे ये बदलाव कैसे हुआ, तो देखिए, बुक्स जो है बेटा सिर्फ लिटरेट लोगों के जरिए पढ़ी जाती थी, और लिटरेसी रेट जो थी यूरोपियन कंट्रीज की बहुत कम थी 20वीं सेंचुरी तक। तो किस तरीके से पब्लिशर्स ने अपनी किताबों को कॉमन पीपल्स तक पहुंचाया, तो देखिए, ये वो बात जानते थे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थे, तो इसलिए वो समझते थे कि अगर हमें वाइडर रिचर सेक्शन तक किताबें पहुंचानी है, जो पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, वो बुक्स को सुन के एंजॉय करें, लिसन करें, मतलब मजे करें, सुन के उनको अच्छा लगे। तो वो बैलेट्स प्रिंट करना शुरू कर दिया था, यानी कहानियां प्रिंट करना शुरू कर दी थी, हिस्टोरिकल कहानियां प्रिंट करना शुरू कर दी थी, और पिक्चर्स डालने लगे थे बेटा किताबों के अंदर। क्योंकि पिक्चर्स क्या होती है बेटा, एक तरह से सिंबल्स जो होते हैं ना बेटा, सिंबल्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। सिंबल्स क्या होते हैं बेटा, यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं। तो अगर वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक किताबें पहुंचानी है, तो आपको ओरल कल्चर वाले लोगों को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो क्या करने लगे बेटा, पब्लिशर्स किताबों के अंदर बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल फोक टेल्स डालने लगे, बैलेट्स डालने लगे, और पिक्चर्स का इस्तेमाल करने लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ सके और क्या कर सके बेटा, मजा कर सके। तो जो पढ़ सकते थे वो उसे गाया करते थे, और गैदरिंग्स जो हुआ करती थी गांव के अंदर, टेवन्स, टेवन्स क्या होते हैं बेटा, शहरों के अंदर हुआ करते थे टेवन्स। टेवन्स का मतलब होता है बेटा जहां पे लोग एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे पार्टी करने के लिए, अल्कोहल पीने के लिए या खाना खाने के लिए। वहां पे क्या हुआ करता था बेटा, लिटरेट आदमी किताबों को पढ़ता था और गा के और परफॉर्म करके उनको सुनाता था, जिससे क्या हो रहा था बेटा, ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर जो है वो क्या हो रहे थे बेटा, मिक्स हो रहे थे। समझ लो बेटा, यानी कि क्या हो रहा है, जो ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर के बीच की जो लाइन थी वो अब क्या हो रही थी, ब्लर हो रही थी, और हियरिंग पब्लिक अब किस में मिल रही थी बेटा, रीडिंग पब्लिक में मिल रही थी। यानी कि ऐसे ऐसे कंटेंट को जगह दे प्रिंट कल्चर के अंदर, ताकि ज्यादा वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक चीजें पहुंचाई जा सके बेटा। और अब ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर के बीच का जो गैप था वो खत्म होने लगा बेटा, और दोनों ही कल्चर क्या होने लगे बेटा, इंटरमिंगल होने लगे। तो किताबों के अंदर जो है बेटा वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक कंटेंट को पहुंचाने के लिए उसके अंदर हिस्टोरिकल फोक टेल्स को जगह दी गई बेटा, बैलेट्स को जगह दी गई बेटा, और साथ के साथ किसको जगह दी गई थी, अपने बात कर सकते हैं पिक्चर्स वगैरह को। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह प्रिंट करी जा रही थी। क्लियर है बेटा, पढ़िए बेटा इसको। समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो रही थी। और देखिए, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, और क्या हो रहा था बेटा, प्रिंट रिवॉल्यूशन आने की वजह से धार्मिक मुद्दों पर भी डिबेट बढ़ रही थी,
और प्रिंट का लोगों के अंदर डर भी था। कैसे, देखिए बेटा, प्रिंट कल्चर आने से क्या हुआ बेटा, हर एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा पा रहा था, और आइडिया जब लोगों तक पहुंचे थे तो एक नया माहौल क्रिएट हो रहा था डिबेट का और डिस्कशन का। कैसे, देखिए, जो डिसएग्री करता था स्टैब्लिश अथॉरिटी से, यानी कि जो पहले से चलते वाले नॉर्म्स और वैल्यूज है, उससे अगर कोई डिसएग्री करता था तो अब वो प्रिंट कल्चर के जरिए अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकता था कि यार मैं इस चीज के लिए क्या करता हूं, डिसएग्री करता हूं। क्लियर है बेटा? थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। और प्रिंट के जरिए आप क्या कर सकते थे बेटा, हर एक इंडिविजुअल तक अपने आइडियाज को पहुंचा सकते थे और अपने विचारों को बता सकते थे, जिससे क्या हुआ बेटा, डिफरेंट स्पेस में क्या हुआ बेटा, लोगों को अलग अलग एक तरीके से एनलाइटनमेंट मिला। तो याद रखना बेटा, हर एक इंडिविजुअल ने प्रिंटेड बुक का स्वागत नहीं किया, कुछ लोगों को प्रिंट कल्चर का डर भी था। क्यों था बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ था, डर इस बात का था कि अगर कोई कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं होगा प्रिंट कल्चर के ऊपर तो इससे क्या होगा, कोई भी अपने विचारों किताबों के जरिए छापेगा, और इससे क्या होगा बेटा, रेबेलियस विचार जो थे, यानी कि बगावत वाले जो विचार थे और जो रिलीजियस थॉट थे, यानी कि जो अधार्मिक विचार होते हैं, वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे, और इससे जो वैल्यूएबल हिस्ट्री थी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज थी, उनकी जो वैल्यूएबल हिस्ट्री थी, जो वैल्यूएबल लिटरेचर था, वो खत्म होने का या उसका खत्म होने का एक डर लगा हुआ था लोगों को कि अगर प्रिंट के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा तो जो इंडिविजुअल चाहेगा वो अपनी मर्जी से कुछ भी छापेगा बेटा, जिससे इरिलीजियस थॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि बेटा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेबेलियस विचार मार्केट में फैल जाएंगे, और जो इतिहास में जो स्टैब्लिश अथॉरिटीज थी, जिनके वैल्यूज पहले से स्टैब्लिश थे, वो वैल्यूज किस में आ जाएंगे बेटा, खतरे में आ जाएंगे। तो इस तरह का डर था। Expressed by religious authorities and monarchs as well as many writers and artists, the anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate। और इस तरीके के जो डर था वो लगभग हर एक कैटेगरी के लोगों को था, स्पेशली एलिट क्लास के लोगों को या चर्च से जुड़े हुए लोगों को, कि अगर इस तरीके से कोई कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं हुआ तो इससे क्या हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है। क्लियर बेटा? अब उसका एक एग्जाम्पल देखिए बेटा कि किस तरीके से रिलीजन को बेस बना के रिलीजियस डिबेट स्टार्ट होती है। तो 1517 की बात है बेटा, एक धर्म सुधारक नाम था जिनका मार्टिन लूथर, जिन्होंने किताब लिखी 95 थीसिस। इस 95 थीसिस के अंदर उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की काफी सारी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया। रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हो रही बेटा रिलीजन को बेस बना के, और इस 95 थीसिस की एक प्रिंटेड कॉपी जो है उन्होंने चर्च के दरवाजे पे भी पेस्ट कर दी बेटा, और चर्च को चैलेंज किया कि उसके विचारों के साथ डिबेट करो, यानी कि अगर चर्च मार्टिन लूथर के विचारों से सहमत नहीं है तो चर्च आके क्या करे, उनसे डिबेट करे। और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो लूथर के जो विचार थे वो किताबों में छपने लगे बेटा बहुत तेजी से, और लोगों तक पहुंचने लगे। अब लोग उसे पढ़ने लगे, तो इससे क्या हुआ, दिस लीड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च। इससे क्या हुआ बेटा, चर्च में ही डिवीजन हो गया बेटा, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। आपको पता है ना बेटा, क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट डिवाइड हुए थे, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, प्रोटेस्टेंट जो थे वो बदलाव चाहते थे। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर की वजह से क्या हुआ बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, और उसने जो किताबें लिखी थी बेटा वो मार्केट में बहुत तेजी से क्या हो रही थी बेटा, सर्कुलेट हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लूथर ने क्या स्टेटमेंट दिया बेटा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इसने क्या बोला कि जो प्रिंटिंग है वो गॉड का एक अल्टीमेट गिफ्ट है और सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि उसने ये बोला इसलिए बेटा क्योंकि प्रिंट के जरिए ही वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पाया और लोगों का अटेंशन गेन कर पाया। और several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the reformation। और काफी सारे स्कॉलर्स का मानना था कि प्रिंट के जरिए ही हम अपने इंटेलेक्चुअल विचारों को लोगों तक ला सकते हैं और सोसाइटी के अंदर क्या ला सकते हैं बेटा, बदलाव ला सकते हैं। तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा था बेटा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। वो इसलिए कहा था क्योंकि वो जानता था कि प्रिंट के जरिए ही वो अपने विचारों को कहां तक पहुंचा पाया बेटा, लोगों तक पहुंचा पाया। क्लियर बेटा, पढ़ लो बेटा। अब आगे देखिए बेटा, अब क्या होगा, प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिसएग्री करना, किसी बात से क्या करना है बेटा, डिसएग्री करना। अब देखिए प्रिंट किस तरीके से डिसएग्रीमेंट क्रिएट करता है। तो देखिए बेटा, प्रिंट कल्चर और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जब मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे तो हर एक इंडिविजुअल अपना मतलब निकाल रहा था किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो एक लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल ही हो। तो किसका एग्जांपल समझते हैं, 16वीं सेंचुरी में मैनोक्यू नाम के एक मिलर थे, मिल में काम करने वाले व्यक्ति थे जो इटली के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू किया जो उनकी लोकेलिटी में अवेलेबल थी। उन्होंने बाइबल के एक मैसेज को रीइंटरप्रेट किया, बाइबल के एक मैसेज को क्या किया बेटा, रीइंटरप्रेट किया और अपना एक व्यू दिया। जिससे क्या हुआ बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च नाराज हो गया क्योंकि बाइबल जो है बेटा क्रिश्चियनिटी की होली बुक है, तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी इससे नाराज होंगे, तो रोमन कैथोलिक चर्च इससे नाराज हो गया। और रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया बेटा, मैनोक्यू के ऊपर मुकदमा भी चलाया उसके इन विचारों की वजह से, और मैनोक्यू को एग्जीक्यूट कर दिया गया।
यानी कि मैनोक्यू के जो डिसएग्रीमेंट था उसकी वजह से क्या कर दिया बेटा, मैनोक्यू को क्या कर दिया गया बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया गया। और रोमन कैथोलिक चर्च ये बात समझ चुका था कि अगर इस तरीके से प्रिंट के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं किया तो जो चर्च के ऊपर लोगों का भरोसा है उसके ऊपर क्या होंगे बेटा, सवाल उठेंगे। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया बेटा, कुछ कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिए बेटा पब्लिशर्स के ऊपर, बुक सेलर्स के ऊपर, और एक इंडेक्स तैयार किया। उस इंडेक्स का क्या नाम था बेटा, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, यानी कि एक ऐसी किताबों की लिस्ट तैयार की गई रोमन कैथोलिक चर्च के जरिए जिन किताबों को मार्केट में बेचना प्रोहिबिट है, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकते थे। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने पब्लिशर्स और बुक सेलर्स को एक आदेश दिया कि हम इंडेक्स तैयार कर रहे हैं किताबों का 1558 से ही, इन किताबों का मार्केट में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होते हैं बेटा, रेबेलियस थॉट या इरिलीजियस थॉट क्या हो जाते हैं बेटा, मार्केट में सर्कुलेट हो सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है बेटा, अब आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, द रीडिंग मैनिया। अब क्या हुआ बेटा, रीडिंग के एक तरीके से दौर आया बेटा, मैनिया आ गया, एक तरीके से पागलपन के तरीके से रीडर्स की संख्या बढ़ी। कैसे बढ़ी देखिए, 17th-18th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, लिटरेसी रेट जो थी यूरोप की काफी सारी क्षेत्रों में बढ़ी। कैसे बढ़ी बेटा, क्योंकि गांव गांव में अब स्कूल्स खोले जा रहे थे बेटा, तो पीजेंट्स के बच्चे, जो आर्टिस्ट के बच्चे थे, उनको शिक्षा मिल रही थी। और 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते बेटा यूरोप के कुछ कंट्रीज के अंदर बेटा लिटरेसी रेट जो है वो 60 से लेकर 80% तक क्या हो गई बेटा, आगे पहुंच गई। लिटरेसी रेट बढ़ी। अब जाहिर सी बात है लिटरेसी रेट बढ़ेगी बेटा तो रीडिंग कल्चर बढ़ेगा। तो लिटरेसी और स्कूल्स स्प्रेड हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, तो इससे क्या हुआ बेटा, रीडिंग मैनिया आया। पीपल अब नई नई किताबें पढ़ना चाहते थे और किताबें जो है बहुत मास लेवल पे प्रिंट करी जा रही थी बेटा, क्योंकि एक नया रीडिंग कल्चर आया था। लिटरेसी रेट जो थी बेटा वो 60 से 80% तक क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, और आगे देखिए बेटा किस तरीके से बढ़ा, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। अब देखिए नए नए क्षेत्रों में किताबें प्रिंट करी जा रही थी ताकि नई ऑडियंस को टारगेट किया जा सके। बुक सेलर्स जो थे बेटा पेडलर्स को हायर कर रहे थे। पेडलर्स कौन होते हैं बेटा, जो गांव गांव में जाके किताबें बेचते हैं बेटा, ताकि वो गांव गांव में घूमे और किताबों को सेल करें बेटा। एल्मेनेक्स किताबें छापी जा रही थी। एल्मेनेक्स क्या होते हैं बेटा, जो रिचुअल कैलेंडर्स होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड किताब, जो धर्म से रिलेटेड मैटर को छापते हैं, जैसे सूरज की स्थिति क्या है, चंद्रग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कब अच्छे काम करने, कब बुरे काम करने, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स इसमें छापे जा रहे थे, ठीक है, जिसमें बैलेट्स और फोक टेल्स भी थी बेटा, ठीक है, यानी कि अलग अलग एंटरटेनमेंट की किताबें छापी जा रही थी ताकि नॉर्मल लोग भी उसको पढ़ सके। इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा था बेटा, जो पेनी चैप बुक्स होती है, पेनी चैप बुक्स का मतलब क्या होता है, चैप बुक्स होती है जो पॉकेट साइज बुक्स होती है बेटा, जो एक इंडिविजुअल कहीं भी घूमने जा रहा हो, रास्ते में कहीं भी ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ सके। पेनी मतलब बहुत कम रुपयों में, बहुत कम सिक्कों में मिल जाया करती थी, और इन्हें बेचने वाले क्या कहलाते थे बेटा, चैपमैन। याद रखना बेटा, चैप बुक्स क्या होती है बेटा, ऐसी किताबें होती है बेटा जो पॉकेट साइज बुक्स होती है। इंग्लैंड में इनका चलन था और इनको जो सेल कर रहे थे बेटा वो क्या कहलाते थे बेटा, चैपमैन कहलाया करते थे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा फ्रांस के अंदर एक किताब थी बाइलोथ्यूक ब्लू, क्या नाम था बेटा, बाइलोथ्यूक ब्लू। इस तरह की किताबें भी सेल करी जा रही थी जो कि बेटा लो प्राइस की थी, यानी कि बहुत ही सस्ती थी, जिसको ब्लू कवर से बाउंड किया जाता था। सर सस्ती किताबें क्यों प्रिंट हो रही थी, सस्ती किताबें इसलिए प्रिंट हो रही थी बेटा क्योंकि विलेज वाले एरिया में लिटरेसी रेट बढ़ी थी, विलेज के आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास या पुअर थी, इसलिए सस्ती किताबें मार्केट में सर्कुलेट करी जा रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाया जा सके। रोमांस के ऊपर किताबें प्रिंट करी जा रही थी बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। हिस्ट्रीज के ऊपर किताबें प्रिंट करी जा रही थी, हर एक तरीके की साइज की, हर एक तरीके के मैटर की, हर एक तरीके के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट की क्या हो रही थी बेटा, किताबें प्रिंट हो रही थी, और एक लार्ज वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या मिल रहा था बेटा, रीडिंग का मजा मिल रहा था।
पीरियोडिकल प्रेसेस भी डेवलप की गई बेटा। पीरियोडिकल प्रेसेस क्या होती है बेटा? जो मैगजीन्स वगैरह करंट अफेयर से रिलेटेड किताबें छापती है बेटा, है ना। करंट अफेयर समझते हो ना, दिन दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है डेली बेसिस पर, वो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के अंदर बेटा वॉर की खबरें और ट्रेड की खबरें छापी जा रही थी बेटा, और साथ के साथ दूसरे देशों में क्या डेवलपमेंट चल रहा है ये भी विचार जो है न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में छापे जा रहे थे बेटा। साइंटिस्ट और जो फिलोसोफर्स थे वो भी अब अपने विचारों को कॉमन पीपल्स तक पहुंचा पा रहे थे, किसके जरिए? प्रिंट के जरिए। एशियंट और मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट जो थे, यानी कि प्राचीन टाइम पे जो चलते थे या मध्यकालीन टाइम पे जो टेक्स्ट चलते थे साइंटिफिक, वो भी किताबों के जरिए प्रिंट करे जा रहे थे बेटा। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जैसे आइजैक न्यूटन भी अपनी डिस्कवरीज के जो आइडियाज थे बेटा, ये जो उनकी डिस्कवरीज हुई थी बेटा, उन्होंने डिस्कवरीज करी थी, उनके बारे में भी वो क्या कर रहे थे बेटा? किताबों में छाप रहे थे, ताकि अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और जो शानदार शानदार फिलोसोफर्स रहे थे बेटा, जैसे थॉमस पेन, वोल्टेयर और जीन जैक रूसो, ये भी अपनी किताबों को प्रिंट करके मार्केट तक पहुंचा रहे थे। यानी कि एक तरीके से प्रिंट कल्चर इस तरीके से आया बेटा कि अब हर एक इंडिविजुअल अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पा रहा था, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फिलोसोफर्स हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो। हर तरह की किताबें छापी जा रही थी, हर एक साइज में छापी जा रही थी, हर एक रेट में छापी जा रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किताबें पहुंचाई जा सके। तो साइंस की किताबें भी छप रही थी, रीजन यानी कि लॉजिक की किताबें भी छप रही थी, और रैशनैलिटी की बातें भी हो रही थी, और इस तरीके से पॉपुलर लिटरेचर क्या हो रहा था बेटा? मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी को? ठीक है बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहां पे क्या है बेटा? कि प्रिंट कल्चर के अंदर वो पावर है जिससे बड़े बड़े डेस्पोटिक रूलर क्या करेंगे? थर थर कांपेंगे। कैसे? देखिए बेटा, 18वीं सेंचुरी तक ये आइडियोलॉजी लोगों की बन गई थी बेटा कि जो बुक्स है वो प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती है और एनलाइटनमेंट को आगे बढ़ाती है। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था बेटा कि बुक्स जो है, किताबें जो है, वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखती है, सोसाइटी को लिबरेट कर सकती है, यानी कि सोसाइटी को आजाद कर सकती है। किससे? डेस्पोटिज्म से, यानी कि अन्याय करने वाले रूलर्स से। ठीक है। और अब वो समय आ जाएगा जिसमें रीजन और इंटेलेक्चुअल पे बातें होगी। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि इस टाइम तक जो है मेजोरिटी, मतलब इस टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज थी बेटा, उसमें जो रूल हुआ करता था वो मोनार्की का रूल हुआ करता था। तो काफी सारे लोगों का ये मानना था कि किताबों के अंदर वो पावर है जो बेटा सोसाइटी को लिबरेट कर सकती है डेस्पोटिज्म से, अन्याय करने वालों से। और अब वो समय आएगा जब रीजन का रूल होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों का रूल होगा, हर चीज के पीछे लॉजिक होगा। इसको प्रूव करते हैं एक व्यक्ति, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। लुइस सेबेस्टियन मर्सर जो थे बेटा नोवेलिस्ट थे फ्रांस के 18वीं सेंचुरी के अंदर। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ही शानदार पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, और पब्लिक ओपिनियन के जरिए वो क्या कर सकते हैं बेटा? डेस्पोटिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये विचार किसके थे? लुइस सेबेस्टियन मर्सर ने क्या कहा बेटा? कि प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत ही शानदार पावरफुल इंजन है, और हर एक इंडिविजुअल अपने विचारों को प्रिंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा सकता है, जिससे कि जो डेस्पोटिक रूलर है, अन्याय करने वाले, वो पूरी तरीके से उनका क्या हो जाएगा बेटा? सफाया हो जाएगा। और मर्सियर ने अपनी नॉवेल्स में काफी बार कहा है कि जो हीरोज बनते हैं वो रीडिंग से ही बनते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं वो ही हीरो बनते हैं बेटा। और जो किताबें हैं बेटा वो पूरी तरीके से क्या करेगी? सोसाइटी को एनलाइटन कर सकती है। ठीक है। और ये प्रिंट के पावर से ही कन्विंस होकर लुइस सेबेस्टियन मर्सर ने एक और स्टेटमेंट दिया था बेटा। क्या कहा था बेटा? याद रखना कि ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि थर थर कांपेंगे डेस्पोटिक रूलर इससे। यानी कि लुइस सेबेस्टियन मर्सर इस बात से कन्विंस थे कि प्रिंट के अंदर वो पावर है जो देश को क्या कर सकती है, कंट्री को क्या कर सकती है बेटा? डेस्पोटिक पावर से आजादी दिला सकती है। ये पावर है बेटा किसके पास? प्रिंट के पास। इसीलिए मर्सर ने क्या कहा बेटा? ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। क्लियर हुई या नहीं भी बेटा बात आपको? ठीक है। तो इस तरीके से क्या थे बेटा? रीडिंग मैनिया जो है पूरे क्या हो रहा था बेटा? यूरोप में सर्कुलेट हो रहा था, और इस तरीके से क्या हो रही थी बेटा? उथल पुथल जो है पूरे यूरोप में फैल रही थी। लोगों का विचार मिल रहे थे, लोग जो क्या कर रहे थे बेटा? नई नई आइडियोलॉजीज पे बातचीत कर रहे थे बेटा। लोग जो है बेटा क्या कर रहे थे? लोगों को एक नई आंखें मिल रही थी बेटा, नई आंखें मिल रही थी बेटा। और लोग अब क्या है? रीजन पे बातचीत कर रहे थे, रैशनैलिटी पे बात कर रहे थे, इक्वलिटी पे बात कर रहे थे। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर ने क्या किया? हर एक इंडिविजुअल की मेंटेलिटी को भी बदला, और साथ के साथ सोसाइटी की भी इमेज को भी बदला बेटा। किस तरीके से जिंदगी गुजारी जानी चाहिए इस पर भी बातचीत की गई बेटा। और इस तरीके से क्या होता है, आज का हमारा लेक्चर में यहीं पर एंड करता हूं बेटा, क्योंकि अभी एक क्लास है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे का लेक्चर क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। 2-3 लेक्चर और लगेंगे बेटा इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। बस आपको क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो बेटा किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना बिना किसी परेशानी के। हालांकि सिंपल चैप्टर है, लेकिन हाँ इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस है बेटा। 5 नंबर का सवाल इस चैप्टर में से देखने को मिल जाता है, और एक आध एमसीक्यू भी आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में आपको मजा भी आ रहा होगा आई होप।
तो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। जल्दी मिलूंगा बेटा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।